इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इकोसिस्टम पार्ट 5 इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स से रिलेटेड पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं ताकि इस टॉपिक को समझने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को ये एक टर्म बताना चाहते हैं, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम ट्रॉफिक लेवल्स पे डिवाइड करते हैं। ये सब बातें हमने डिस्कस करी हैं अपने प्रेजेंटेशन पार्ट 4 में, जिसमें एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो उस ट्रॉफिक लेवल्स पे जैसे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इस तरह के हमने ट्रॉफिक लेवल बनाए हुए हैं इकोसिस्टम के। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर का जो कैसा स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ बायोमास या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वह जो पर्टिकुलर लेवल है वह कितना ब्रॉड है। आगे हम ये सब बातें देखेंगे अभी जब हम डिस्कस करेंगे आगे प्रेजेंटेशन में। तो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास अवेलेबल है या कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर लेवल का एक साइज हो जाता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ये सब बातें अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो और ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड, तो जब हम इन ट्रॉफिक लेवल्स को जब हम एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं, शुरुआत करते हैं हमेशा ऑटोट्रॉफ्स से, फिर उनके ऊपर हम अरेंज करते हैं हर्बीवोर्स को और उनके ऊपर अरेंज करते हैं हम कार्निवोर्स को। तो जब इस तरह से इस फैशन में जब हम इन ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स को अरेंज करते हैं तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हम जो इकोलॉजिकल पिरामिड हम 3 तरह के बनाते हैं। तो या तो हम उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स के नंबर काउंट करते हैं, या फिर उनका ड्राई वेट जिसे हम बायोमास भी कहते हैं, तो या तो हम उसके बेसिस पे इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं, या फिर हम रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, ये क्राइटेरिया रख के हम इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम किसी इकोसिस्टम में स्टडी करते हैं पिरामिड को, तो अधिकतर इकोसिस्टम्स में हमें ये जो पिरामिड मिलते हैं, चाहे वो नंबर के पिरामिड हो या बायोमास के पिरामिड हो, वह अपराइट होते हैं। अब अपराइट पिरामिड का मतलब ये है कि जो उसका जो सबसे लोअर मोस्ट स्लैब होगा, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होगा, वो सबसे ज्यादा ब्रॉड होगा। जो यूजुअल हम पिरामिड देखते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड देखते हैं, उसे हम अपराइट पिरामिड कहते हैं। तो अधिकतर इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास दोनों ही अपराइट होते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके नंबर भी हमेशा कंज्यूमर्स से ज्यादा होते हैं और उनका वेट भी हमेशा कंज्यूमर से ज्यादा होता है। तो अधिकतर केस में जो नंबर ऑफ पिरामिड और नंबर ऑफ बायोमास है वह अपराइट है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर पिरामिड उल्टा हो जाता है, यानी कि जो लोअर मोस्ट स्लैब है, जो ऑटोट्रॉफ्स की जो स्लैब है, वह कम ब्रॉड होती है, वह छोटी ही रह जाती है। तो अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि वो क्या केस है जहां पर जो लोअर मोस्ट स्लैब है, जो प्रोड्यूसर्स की जो स्लैब है, ट्रॉफिक लेवल है, वह छोटा रह गया कंज्यूमर के स्लैब से। और फिर अगर ऐसा है तो ये इकोसिस्टम सस्टेन कैसे कर पा रहा है अपने आप को, कि प्रोड्यूसर कम है या प्रोड्यूसर का बायोमास कम है और कंज्यूमर्स का बायोमास या नंबर ज्यादा है। तो ऐसा इकोसिस्टम कैसे सस्टेन कर पाता है, कैसे ये इकोसिस्टम चल पाता है, तो ये सब बातें अभी डिस्कस करेंगे। तो जब ये केस हो कि प्रोड्यूसर्स का नंबर या बायोमास उनका कम है कंज्यूमर से एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो ऐसे केस में अब जो पिरामिड ऑफ नंबर या पिरामिड ऑफ बायोमास होगा वह इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ्स का जो स्लैब है, जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, वह नैरो ही रह गया इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर्स का जो स्लैब है, जो ट्रॉफिक लेवल है।
तो देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे छोटे छोटे लगाए हुए हैं कि जैसे अगर हम एक ट्री पर बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चिड़िया रहती हैं। अब अगर हमने नंबर को क्राइटेरिया बना लिया इस तरह के इकोसिस्टम पे, तो नंबर ट्री का तो नंबर एक ही रह गया, लेकिन इंसेक्ट्स तो बहुत सारे हो गए। तो जब हम इनका पिरामिड ड्रॉ करेंगे तो जो ऑटोट्रॉफ्स का जो लेवल होगा, जो ऑटोट्रॉफ की जो स्लैब होगी, जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होगा, वह बहुत ही नैरो रह जाएगा। जबकि हर्बीवोर्स का जो इंसेक्ट्स जो इस ट्री पे सरवाइव कर रहे हैं, उनका जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होगा वह बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तो अब जब हम पिरामिड देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हमें उल्टा दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा। उसी तरह से जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास हम किसी ओशन में स्टडी करते हैं, कोई ओशन का इकोसिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने बायोमास का क्राइटेरिया ले लिया, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम जाकर स्टडी करेंगे ओशन में, तो फाइटोप्लैंक्टन्स का तो बायोमास बहुत ही कम निकल के आएगा। लेकिन जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स पे सरवाइव कर रही हैं जो मछलियां, उनका बायोमास कहीं ज्यादा निकल के आएगा। तो ओशन के इकोसिस्टम में जब हम बायोमास का क्राइटेरिया ले लेते हैं, तो बायोमास तो उस केस में प्रोड्यूसर्स का जो स्लैब है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, वह बहुत ही नैरो रहेगा, और जबकि जो उस पर सरवाइव करने वाली फिशेज हैं उनका बायोमास काफी ज्यादा होगा। तो ये छोटे छोटे दो एग्जाम्पल हमने बताए हैं जिन केसेस में पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पर डिस्कस करी है और अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की है। इस डायग्राम की हेल्प से हम पिरामिड ऑफ नंबर को फिर से स्टडी करेंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर में हम क्या देखते हैं, कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट हम कुछ भी रख सकते हैं, पर मीटर स्क्वायर रख सकते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 3 पिरामिड दिखाए हैं। एक जो पहला वाला है ये पिरामिड किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है, ये दूसरा वाला पॉन्ड का इकोसिस्टम है, और ये तीसरा वाला एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। तो सबसे पहले ये ग्रासलैंड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करेंगे। तो ग्रासलैंड में को विजुलाइज कीजिए, तो घास के नंबर हमने काउंट करे, इतने नंबर ऑफ यहाँ पे ग्रास हैं, और फिर उस ग्रास पे सरवाइव करने वाले हमने हर्बीवोर्स को काउंट करे, और फिर हमने कार्निवोर्स को काउंट किया। तो जब क्योंकि घास नंबर में बहुत ज्यादा होगी, तो इस जो प्रोड्यूसर्स का जो ट्रॉफिक लेवल होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ब्रॉड होगा। तो इस केस में जो ट्रायंगल जो पिरामिड बनेगा वो है इरेक्ट पिरामिड होगा, वह अपराइट पिरामिड होगा। और उसी तरह से पॉन्ड के इकोसिस्टम को विजुलाइज कीजिए। हम एक तालाब में पहुंच गए इकोसिस्टम की स्टडी करने के लिए, तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। काउंटिंग कर लीजिए फाइटोप्लैंक्टन्स की, तो फाइटोप्लैंक्टन का नंबर कहीं ज्यादा निकल के आएगा उन छोटी छोटी मछलियों से जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स पे सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, हम जंगल में पहुंच गए, अब जंगल में तो पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अब अगर हमने यहाँ पर ऐसे इकोसिस्टम में हमने नंबर को क्राइटेरिया बना लिया स्टडी करने के लिए, तो पेड़ों को काउंट किया, फिर हमने हर्बीवोर्स कौन कौन हो सकते हैं, चिड़िया हो सकती हैं हर्बीवोर, कई तरह के इंसेक्ट्स हर्बीवोरस होते हैं। तो अब इस केस में जो हर्बीवोर्स हैं वह कहीं ज्यादा निकल के आएंगे ट्री के नंबर के कंपैरिजन में। तो अब इस केस में जो पिरामिड होगा वह इन्वर्टेड हो जाएगा। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल से पिरामिड ऑफ नंबर को डिस्कस किया है। अब हम पिरामिड ऑफ बायोमास स्टडी करेंगे और यहाँ पर हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला पिरामिड है ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है, ये सेकंड वाला फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, और ये थर्ड वाला जो पिरामिड है ये पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड है। तो अब ये 3 जब भी हम किसी इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे तो वहां पर पाए जाने वाले जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका हम बायोमास लेंगे, यानी कि ड्राई वेट लेंगे हम उन
वहां पे पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स का। तो ग्रासलैंड की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे ग्रास पाई जाती है, प्रोड्यूसर जो है वहां पे डोमिनेटिंग प्रोड्यूसर्स वो ग्रास हैं। तो ग्रास का जो बायोमास होगा वो डेफिनेटली वहां के जो हर्बीवोरस हैं इंडिविजुअल्स, उनके बायोमास से कहीं ज्यादा निकल के आएगा। तो इस तरह से ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास किसी भी ग्रासलैंड का अपराइट ही मिलेगा, हमें सीधा ही मिलेगा। और उसी तरह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम में चलते हैं तो वहां पे पेड़ खूब सारे हैं, तो पेड़ का बायोमास डेफिनेटली पेड़ पर सरवाइव करने वाले हर्बीवोर्स, चाहे वो इंसेक्ट्स हों या बर्ड्स हों, उनसे कहीं ज्यादा निकल कर आएगा। तो अभी अभी जस्ट पहली वाली स्लाइड में हमने देखा कि पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास उसी इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट हो गया। तो डिपेंड करता है कि हम क्राइटेरिया कौन सा ले रहे हैं, किस क्राइटेरिया पे हम किसी इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया के बेसिस पर भी उस इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। अब यहाँ पॉन्ड इकोसिस्टम को देखिए, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वह ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वह फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास किसी भी मछली के बायोमास से बहुत ही कम निकल कर आएगा। तो इस केस में अब इस वजह से पिरामिड ऑफ बायोमास किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम का इन्वर्टेड हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इन्वर्टेड पिरामिड तो इन्वर्टेड है, लेकिन जो वो इकोसिस्टम है वह बिल्कुल सस्टेनेबल है। क्यों सस्टेनेबल है? क्योंकि जब भी हम किसी पिरामिड को बनाते हैं, जब भी हम किसी इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर हम उस इकोसिस्टम का सैंपल लेकर आते हैं। तो जिस टाइम पर हमने सैंपलिंग करी उस टाइम पर तो फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बायोमास था वह कम था, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो बहुत ही फास्ट रेट से उनमें रिप्रोडक्शन होता चला जाता है। तो अब वह हर रोज नए फाइटोप्लैंक्टन बन रहे हैं, लेकिन जो मछलियां जो उन फाइटोप्लैंक्टन पे सरवाइव कर रही हैं वह लॉन्ग लिव्ड हैं, वह रोज आएंगी और इन फाइटोप्लैंक्टन्स पे सरवाइव करेंगी, इन फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करेंगी। और फाइटोप्लैंक्टन्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत फास्ट इनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो नया बायोमास फाइटोप्लैंक्टन्स का बनता रहता है। शायद मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी है और शायद हमारे स्टूडेंट समझ पाए हैं इस पॉइंट को कि बायोमास जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर लेते हैं सैंपलिंग में, तो बायोमास भले ही कम निकल के आएगा फाइटोप्लैंक्टन्स का, लेकिन इकोसिस्टम अपने आप में पूरी तरह से सस्टेनेबल है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वह रोज रोज बन रहे हैं, लेकिन मछलियां बहुत लॉन्ग लिव्ड हैं और काफी समय तक इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रही हैं। तो सैंपलिंग में भले ही बायोमास कम निकल के आएगा फाइटोप्लैंक्टन्स का, लेकिन ये इकोसिस्टम अपने आप में पूरी तरह से सस्टेनेबल है। अब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। अभी अभी हमने पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास डिस्कस करा, तो किसी किसी केस में ये इन्वर्टेड भी बन रहे हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होगा। क्यों अपराइट होगा? क्योंकि 10% लॉ हमने डिस्कस किया था, पार्ट 4 में हमने 10% लॉ डिस्कस किया था, जब हम एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम वाले जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जब भी लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी फ्लो करती है तो कम एनर्जी फ्लो करती है, जो केवल और केवल 10% ही एनर्जी फ्लो करती है। तो इस वजह से जो अब हम जो पिरामिड एनर्जी का जब हम पिरामिड ड्रॉ करेंगे तो प्रोड्यूसर के लेवल पे टोटल एनर्जी हमेशा सबसे ज्यादा होगी और कंज्यूमर्स के लेवल पे टोटल एनर्जी हमेशा कम होती चली जाएगी। जितनी भी अवेलेबल एनर्जी है प्रोड्यूसर्स के लेवल पे उसका केवल 10% ही अगले लेवल पे जा रहा है। तो इस वजह से पिरामिड ऑफ एनर्जी
हमेशा अपराइट बनता है। और यही कारण है कि 3 तरह के जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम पढ़ते हैं उनमें से पिरामिड ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा रिलायबल एक पिरामिड है। सबसे ज्यादा रिलायबल क्राइटेरिया किसी भी इकोसिस्टम को पढ़ने का है पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमने अभी भी 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड डिस्कस करे, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। और ये इन पिरामिड से हमें किसी भी इकोसिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वह भी बता देते हैं। और तो सबसे पहले तो ये है कि ये सेम ऑर्गेनिज्म कभी कभी एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स को बिलोंग कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी फूड चॉइस क्या है। तो जैसे अगर हम अपना केस लें, ह्यूमन का केस लें, तो जो वेजिटेरियन ह्यूमन है वह तो सेकंड स्लैब पर ही आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बन जाएंगे। लेकिन जो नॉन वेज भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो अब उनका जो लेवल है इस पूरे इकोलॉजिकल पिरामिड में वह चेंज हो जाएगा, जो ट्रॉफिक लेवल है वह चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के जो वेरिएशन है वो इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं देखने को मिलते हैं। और जो सिंपल फूड चेन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट 4 वाले प्रेजेंटेशन में, कि जो फूड चेन है ये केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल एक अजम्पशन है। फूड चेन नेचुरली जो नेचर में देखने को कभी नहीं मिलती है, नेचर में फूड वेब देखने को मिलता है। तो अगेन वही बात कही जा रही है कि किसी ऑर्गेनिज्म ने अभी अभी कौन से ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम किया है। टाइगर जब हिरन को खा रहा है तो वह किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे है, जब वह किसी फॉक्स को कंज्यूम कर रहा है जो ऑलरेडी किसी दूसरे कार्निवोरस को कंज्यूम करके बैठा हुआ है, तो उस केस में टाइगर का जो ट्रॉफिक लेवल है वह चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के कंसिडरेशन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में नहीं होते हैं। ये कुछ लिमिटेशन है, इतनी डिटेल में जाकर हम इकोसिस्टम की स्टडी नहीं कर पाते हैं जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड डिस्कस कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं किसी भी एक इकोसिस्टम का। तीसरा है डिकम्पोजर्स के लिए तो कहीं कोई जगह ही नहीं है। डिकम्पोजर्स इतना वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, लेकिन डिकम्पोजर्स अभी हमने इतने सारे इकोलॉजिकल पिरामिड हमने डिस्कस करे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, कहीं पर भी हमने डिकम्पोजर्स को एकोमोडेट नहीं किया है। तो ये एक और लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की।